हेलो दोस्तों, ये हमारी कंप्लीट हिस्ट्री की पहली क्लासेस है और इंटेंस रिवीजन के लिए आपकी ये दूसरी क्लासेस है। अभी हम इस क्लासेस में जो लगभग 60 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ था पहली क्लासेस में कि अगर आपको ये क्लासेस रिकॉर्डेड में चाहिए या लाइव में चाहिए। अगर लाइव में चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लाइव क्लासेस चाहिए हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे तभी मैं क्लासेस लाइव में करूँगा, नहीं तो मैं सारी क्लासेस रिकॉर्ड में ही करने वाला हूँ। क्लासेस का आपको प्लान पता ही है कि मैं जो अभी 8 एएम हो रहा है तो मतलब यानी कि मोनेस्ट्री क्लास अपलोड हो रही है, यानी कि हो चुकी है, आप देख रहे हैं प्रेज़ेंट में वही क्लासेस है। पहली क्लासेस है, इसलिए फर्स्ट क्लासेस है। और स्टैटिक जीके की पहली क्लासेस मतलब कल शाम को यानी कि 9 बजे अपलोड हो चुकी है। अब हमारी पॉलिटी का नंबर है वो 3 पीएम पर अपलोड होगी और इसके लिए मैं तैयारी कर चुका हूँ लगभग। और सेकंड क्लासेस 9 पीएम पर ही अपलोड होगी स्टैटिक जीके की। तो ये सारी क्लासेस अभी लगभग चल ही रही होंगी, कोई इश्यू नहीं है। मैं सारी क्लासेस अपलोड करने के विचार में एकदम 100% श्योर हूँ। और मैंने लगभग सारा कंटेंट तैयार हो चुका है, जैसे मोनेस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब का कंटेंट तैयार हो चुका है, पॉलिटी का भी कंटेंट तैयार हो चुका है। स्टैटिक जीके की सातों क्लासेस का कंटेंट तैयार हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी का कंटेंट बचा है, तो वो मैं आज मैं ही रात में तैयार कर लूँगा। मैं बहुत लेट नाइट काम कर रहा हूँ और मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सो रहा हूँ। जो भी है वो गया भाड़ में, कोई इश्यू नहीं है। वो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। आपकी तैयारी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है, बस बात खत्म है। अब कैसे तैयारी करनी है वो आपको है। हाँ, और मैंने एक पिछली क्लासेस में स्ट्रेटजी में बोला था कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, मैं उसके बारे में जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रचार कर लेते हैं। प्रचार में है आपको एक पीटीएस प्राइम टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, तो जॉइन कर लीजिए। है ना? इसका जो प्राइस है 499 है। अगर आप बोलेंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी चली जाएगी, तो मैं 100% इसको डिस्काउंट में खर्च और कर दूँगा, डिस्काउंट कर दूँगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, डिस्काउंट डिस्काउंट ये तो सब कुछ है। मेरी मेहनत है, मैं कितना भी मेहनत करता रहूँ, बस आपको अफोर्डेबल होना चाहिए। बाकी आपने बहुत सारी चीज़ें और भी परचेज़ कर रखी होंगी, टेक्स्ट बुक का होगा और भी जगह पे, अलग-अलग जगह पे दे ही रहे होंगे टेस्ट। और हाँ, इसमें कुछ ख़ास बात है कि मैं एवरी वीक फुल मॉक टेस्ट भी जीएस का ही रहेगा। कोई भी इसमें एक और ध्यान रखें, ये सारे के सारे जीके, जीएस के टेस्ट हैं। इसमें कोई भी ना मैथ है, रीज़निंग है, ना इंग्लिश है। वो आपको जहाँ से करना है वो करो, आपको कोई इश्यू नहीं है। मेरा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएस बेस्ड ही रहेगा। जब तक रहेगा मुझे पता नहीं कब तक रहेगा, जब तक मैं अकेला हूँ तब तक। ठीक है? अब उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, प्राइम जीएस अकेडमी ऐप। कहाँ पे मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिलेगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये 5 फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ पर मिलेंगे जो आप दे सकते हो। कुछ और टेस्ट भी यहाँ पर ऐड कर दूँगा मैं, मतलब लाइक 10 टेस्ट कर दूँगा, ठीक है? मतलब 10 टेस्ट आपको फ्री मिल चुके होंगे, 10-15 जो भी हैं, सब कुछ कर चुका हूँगा मैं। लेकिन आपको सबसे पहले हमारी वीडियो पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतनी सी तो बात है यार। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मॉक टेस्ट देने का तरीका सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे वास्को डी गामा आप पढ़ रहे हो, तो इसमें क्वेश्चंस पूछा गया, वास्को डी गामा के भारत आगमन के बाद किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को सबसे प्रभावी रूप से लागू किया हुआ था? अब मान लीजिए आपने पुर्तगाल के बारे में पढ़ा कि पुर्तगाली गवर्नर, तो आपको याद होना चाहिए सबसे चीज़ें यहाँ पर। जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको रिकॉल करने की, डेवलप करने की क्षमता करना है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक याद करना है कि कौन-सा टॉपिक है ये। एक टॉपिक का नाम क्या है? तो जो सबसे पहले टॉपिक है कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन या अंग्रेज़ों का आगमन कह सकते हैं, या विदेशियों का आगमन। तो इस टॉपिक को आपको याद करना है। अब जब इस टॉपिक को याद करोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि भाई वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो उसका सन आपको वर्ष याद कर लेना है कि किस वर्ष में वो भारत आया था। दूसरी बात आपको क्या याद करनी है कि इस टाइम पे कौन-सा भारत का शासक था? भारत का शासक कौन था? जब भारत का शासक कर लेंगे आप याद, और ये कहाँ-कहाँ से वो आया था? पुर्तगाली शासक कौन था जिसने वास्को डी गामा को भारत भेजा हुआ था? तो आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, आपको पता है कि ये बेसिक पॉइंट है और ये क्वेश्चन से पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आपको ये बार-बार आपको पढ़ने हैं और तभी इसकी तैयारी आपकी और बेहतर तैयारी होगी। सिंपल सी बात ये है, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तब और मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे बेहतर तैयारी हो पाएगी वो। और इसके माध्यम से आप कह सकते हैं अपने मॉक टेस्ट का है जो पूरा का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं, अपने पहले क्वेश्चन्स को सॉल्व करते हैं। सिंपल है, मॉक टेस्ट की आप समझ चुके हैं कि मॉक टेस्ट आपको देना कैसे है। सबसे पहले आपको रिकॉल करने की, डेवलप करने की क्षमता करना है। रिवीजन करने के लिए आपको जो उसका व्याख्या दी हुई थी, वो व्याख्या आपको अच्छे से पढ़नी है। इसलिए पढ़नी है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जुड़े हुए होते हैं, तो वो आपको पढ़ने होते हैं। उसके अलावा जो विकल्प हैं, उनको आपको गलत विकल्प देखना है, कौन-सा विकल्प गलत हुआ है। इस कुछ चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम ये पहला पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा के भारत आगमन के बाद किस पुर्तगाली गवर्नर ने
नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को सबसे प्रभावी रूप से लागू किया हुआ था? इसका तो जो सही आंसर है, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था 1505 में 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में भारत में रहा है और इसने नीली जल नीति है जो इसका सिंपल था। नीली जल नीति का जो उद्देश्य था, जो समुद्री व्यापार था, समुद्री क्षेत्र थे, समुद्री क्षेत्रों पर व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करना था। व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करना था। ये इसकी नीति थी और ये एक प्रकार से इसकी साम्राज्यवादी नीति अंतर्गत ही आता था। और वहीं जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने 1510 में गोवा छीना हुआ था। ठीक है, इसकी साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी और एक प्रकार से इसने तटीय क्षेत्रों पर कब्जा अपनाना स्टार्ट किया था। साम्राज्यवादी नीति प्रारंभ की थी और इसी को ही कह सकते हैं एक प्रकार से साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत क्या था, तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करना। तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करना इसके अंतर्गत था और इसका सिंपल सा कि जो समुद्री शक्ति है उसको बहुत अच्छे से प्रभावी बना लेंगे, जिससे कि वो साम्राज्य नौसैनिकता उनकी जो नौसैनिक थी वो बहुत शक्तिशाली थी। इसकी पुर्तगालियों की तात्कालिक रूप से जो मुगल शासक शासन कर रहे थे उनका कह सकते हैं नौसैनिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन कौन से कथन है। तो पहला कथन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहांदर शाह ने इमाद उल मुल्क की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधुओं को वजीर उल मुबालक की उपाधि दी गई, मुबालिक की उपाधि दी गई। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? औरंगजेब की मृत्यु के टाइम पे जो है इमाद उल मुल्क की सहायता से जहांदर शाह ने, तो नहीं, ये जो इमाद उल मुल्क नहीं था, जहांदर शाह की जो सहायता की थी वो किसने की थी? जुल्फिकार खान ने की थी। जुल्फिकार जुल्फिकार खान ने जुल्फिकार खान ने सहायता की हुई थी। इमाद मुल्क नहीं था, इसके लिए ये आया हुआ था। और इमाद मुल्क जो था वो गाजी उद्दीन था, जो बाद में आया था, ना कि उस समय पे था। और जो फर्रुखसियर था, तो फर्रुखसियर के सन में वजीर उल मुल्क का उपाधि मिली हुई थी। तो फर्रुखसियर ने जो शासन किया हुआ था कि 1713 से लेकर 1719 के मध्य शासन किया हुआ था। और सैयद बंदियों में अब्दुल्ला खान और हसीन अली खान आते हैं, जिन्हों को राज्य वजीर की उपाधि दी गई थी। किसको? कौन कौन से? एक तो अब्दुल्ला खान, दुल्लाह खान, और दूसरे कौन थे? हुसैन अली खान। हुसैन अली खान, इन दोनों को उपाधि दी गई हुई थी, वजीर और मुल्क की उपाधि दी गई थी, यानी कि राज्य का वजीर। और इन्हें बेसिकली क्या कहा जाता था? किंग मेकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किंग मेकर। जैसे कि आजकल अमित शाह को कहा जाता है किंग मेकर ना। और क्योंकि किंग मेकर इसलिए क्योंकि इन्होंने कई सुल्तानों को जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठाया हुआ था, इसलिए कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो गया, क्या हो गया? केवल दो। तो पहला इसका गलत है क्योंकि जुल्फिकार खान ने सहायता की हुई थी। इसका जो सही आंसर हो गया केवल दो सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो तो 1757 में हुआ था। तो आपको यहाँ पे एक एक करके पढ़ना है। देखो, सबसे पहले ए नंबर का है दूसरा, 1757 में हुआ था। और फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो बी का पहला हुआ था। ठीक है। और हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वो कितनी हुई थी? 1782 में हुई थी। सी का जो है वो तीसरा था और डी का जो है वो है चौथा। तो अब इसको लगा लो हिसाब। सी का तीसरा नहीं, सी का चौथा है। सी का चौथा है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी। ठीक है। और टीपू सुल्तान उसकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1799 में हुई थी। सो ए का दूसरा ये सही है, बी का पहला सही है, सी का चौथा सही है, डी का तीसरा सही है। मतलब कुल मिला के ए नंबर सही है। इसके सही अब यहाँ पे थोड़ी सा ले लेते हैं। जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में 1757 में किस किस के बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड क्लाइव था एक तरफ अंग्रेजों की साइड में, और दूसरी साइड जो था वो कौन था? दूसरी साइड था सराजुद्दौला राज उद्दौला, दूसरी साइड था ये। ठीक है। और जो ही बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध के बीच में किसमें था? अंग्रेज थे। अंग्रेज मतलब निर्णायक युद्ध था।
अंग्रेज एक तरफ थे और फिर दूसरी तरफ था मीर कासिम था। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला था जो कि अवध का शासक था। शुजा-उद-दौला जो अवध का शासक था और एक मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। इन सब की सेना ने लड़ा था और ये पराजित हुए थे। शाह आलम की सेना थी, शाह आलम द्वितीय। इन सब की सेना थी और जो हैदर अली की मृत्यु है वो 1782 में हुई थी और 1782 में कब हुई थी? द्वितीय मैसूर युद्ध के समय पर। 1782 में द्वितीय मैसूर युद्ध के समय पर। और जो 1799 में हुई थी इनकी मृत्यु चौथे मैसूर युद्ध में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, चौथे मैसूर युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम की दौरान हुई थी। सभी घटनाएं जो थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सारी घटनाएं, और इनके आपको सन आपको 100% याद करके रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके सब, क्योंकि यहाँ से ही निर्णायक घड़ी होती है अंग्रेजों के लिए। जैसे मैसूर के लिए जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, टीपू सुल्तान आता है। लेकिन जब टीपू सुल्तान तृतीय जो मैसूर युद्ध है उसको हारता है और फिर चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, वो टर्निंग पॉइंट था अंग्रेजों के लिए। उसके बाद वो सहायक संधि पर श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, वो सहायक संधि थी एक प्रकार से, ठीक है। और प्लासी का युद्ध 1764 में हुआ। वहां से अंग्रेज मतलब उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर बक्सर के युद्ध में तीन तीन शासकों को हरा दिया, वहां पे डबल कॉन्फिडेंस आ जाता है और वहां से ही उनकी विस्तारवादी नीति प्रारंभ हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच पूछ रहा है, ठीक है। हैदराबाद निजाम और मराठों के बीच का संघर्ष का कारण था। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण था वो था चौथ और सरदेश मुखी की वसूली का विवाद था। जो हैदराबाद के निजाम थे, जैसे हैदराबाद का निजाम कौन था? चिन कुलिच खान, चिन कुलिच खान, कुलिच खान। और इनके मराठा थे, तो मराठा जो थे वो चौथ लेते थे। चौथ क्या होता था? चौथाई, एक चौथाई मतलब कुल आय का 25% हिस्सा ये लेते थे। और सरदेश मुखी जो था वो कुल आय का कितना परसेंट होता था? 10% होता था। सरदेश मुखी जो है वो अपनी कुल आय का कितना होता था? 10% था। इसकी वसूली किया करते थे। और जो मराठे थे वो उनका मानना था कि ये हमारा एक अधिकार है और हम इसको लेंगे। क्योंकि निजाम था वो इसका विरोध करता था, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उसका विरोध करता था। तो इनके बीच में कई सारे युद्ध भी हुए थे। जैसे एक 1737 में हुआ, फिर शालीमार की संधि हुई थी 1738 में, जिसमें निजाम को चौथ देना पड़ रहा था। निजाम जो था उसको चौथ देना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कानून में व्यवस्थित कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट पहला था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट दूसरा। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में आता है। कब आता है? 1773 में आता है। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में आता है। वहीं पहला चार्टर एक्ट जो है वो आता है कब? 1793 में, 1793 और दूसरा चार्टर एक्ट जो आता है वो आता है 1813 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहले आया तो एक नंबर, फिर आया उसके बाद सबसे मतलब पिट्स इंडिया एक्ट आया तीसरा, और फिर आया चार्टर एक्ट तो मतलब दूसरा, और उसके बाद आया चार्टर एक्ट दूसरा तो मतलब चौथा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 मतलब बी नंबर इसका सही है। और पिट्स इंडिया एक्ट से था तो यहाँ पर द्वि शासन पद्धति स्थापित हुई है, ठीक है। और 1793 चार्टर एक्ट जो था, 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इससे कंपनी का जो एकाधिकार है वो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, इसके माध्यम से कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था खाली चाय को लेकर छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब इसको चार्टर एक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि एक के संसद के बीच में और कंपनी के बीच में चार्टर का सिग्नेचर हुआ था, इसलिए इसको चार्टर एक्ट कहते हैं। उसमें परिवर्तन करना ही वो था। और जो व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, लेकिन चाय का जो व्यापार था उस पर एकाधिकार अभी भी कंपनी का बना रहा था। बाद में इसको भी समाप्त कर देते हैं 1833 के में, ठीक है। तो ये है। फिर आता है कथन प्रश्न नंबर 6, जिसका है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सतारा के राजा ने कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, इसलिए। तो कथन ए है और कारण ए है, दोनों में देखना है कि कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो दोनों कथन सही है एक प्रकार से कहा जाए, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, इसके तहत सबसे पहले सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था, बिल्कुल सही है।
कब मिलाया गया था? 1848 में सबसे पहले। 1848 में सबसे पहले सतारा राज्य को मिलाया गया था। और जो सतारा के राजा थे साहू जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। साहू जी द्वितीय की मृत्यु होने के बाद इसको मिला लेते हैं। साहू जी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 1848 में। 1848 में इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य में ये लोग मिला लेते हैं इसको, क्योंकि उनका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था और उन्होंने दत्तक पुत्र लिया हुआ था, तब भी उन्होंने उसको अंग्रेजों ने इसको मान्यता नहीं हुई थी। उसके बाद ऐसे बहुत सारे, तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये यूडीक्विटी है जो कंपनी है, मतलब जो भी है, इसका नाम तो एक तो कहते नहीं बनता है यार, सच बता रहा हूँ मैं। और मतलब इतना घटिया नाम है, अब क्या ही है, इसने पूरा एग्जाम की मतलब हालत खराब करके रखी हुई है। इतने सारे आंदोलन हुआ, कुछ भी हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। उसका वजह ये है कि हम लोगों में ये एकता नहीं है। यही अंग्रेज हम लोगों को वोट डालो राज करो की नीति कर रहे थे, आज सरकार कर रही है वही। वोट डालो राज करो, साले टीचर ही लड़ गए आपस में। क्या ही बताएं ऐसे टीचर्स के बारे में, क्या ही बोलना है। जो भी उनकी समझदारी है। और हाँ, फिर जो मतलब राज्य मिलाए गए वो जैतपुर, संबलपुर, संबलपुर, इसके बाद बगात, उदयपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर थे। झांसी और नागपुर थे। ये प्रमुख राज्य थे जिनको मिला लिया गया था। बाद में अवध को ही मिला लिया गया था। तो ये राज्य थे। प्रश्न नंबर 7 में आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब ये यहाँ पे देखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा कथन गलत है। सही नहीं पूछ रहा है, आपको गलत कथन छांटना है। जो सही कथन है उनको एलिमिनेट कर देना है। आपको सही कथन आपको पता होंगे, लेकिन ये पूछ रहा है गलत है, जो सही नहीं है एक प्रकार से। तो यहाँ पे देखो, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। बिल्कुल सही है भाई, की थी। कौन सा कथन गलत है? ये तो बिल्कुल सही है ना? अब यहाँ पे मैंने जो उसमें एक्सप्लेनेशन शामिल किया उसको देखना भी तुम। इसका पहला नाम ब्रह्म सभा था। ये भी, इसका पहला नाम ब्रह्म सभा नहीं था, बल्कि आत्मीय सभा था। आत्मीय सभा था। और बाद में इसका नाम चेंज किया गया था 1828 में। 1830 में यह ब्रह्म समाज बना था। आधारशिला जो आत्मीय सभा के रूप में, फिर ब्रह्म सभा, फिर बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज रखा गया था। और द्वारकानाथ टैगोर इसके समर्थक थे, तो ये भी सही है। और फिर इसके बाद है इसकी जो शनिवार सभाएं होती हैं वो शनिवार को होती थी, तो ये भी सही है कुल मिला के। तो इसका जो कौन सा कथन गलत है, इसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन की थी, इसका कथन जो है वो बी नंबर गलत है। इसका नाम, पहला नाम ब्रह्म सभा, पहला नाम जो था वो आत्मीय सभा था एक प्रकार से कहा जाए, फिर दूसरा नाम ब्रह्म सभा और तीसरा नाम ब्रह्म समाज था। ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, और यहाँ पर देखो इसने डेट के माध्यम से वो हो गई, यहाँ पे चीजें गलत हो गई। कोई इशू नहीं है, थोड़ा मोटा गलती चलता रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी, तो बिल्कुल सही है, मुंबई में ही हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन इसके सही है। देखो, सबसे पहले इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, लेकिन 1870 में इसका जो मुख्यालय था उसकी स्थानांतरण जो है वो लाहौर में कर दिया गया था। तो बाद में जो इसका मुख्यालय है वो क्या हो गया था? लाहौर हो गया था। तो यहाँ पर इस चीज को याद रख लेना है। और इनका जो नारा था वो यही था, क्या? वेदों की ओर लौटो, है ना? गो बैक टू वेदाज। और इसके अलावा इन्होंने, मतलब दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक सुधारक ने केशव चंद्र सेन के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है? केशव चंद्र सेन के नाम से ख्याति पाई है। अब यार ये सही है, नाम भी यहीं पे लिखा हुआ, केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन। ऐसे स्टेनोग्राफर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और यही गलती यहाँ पे भी हो रही, जो बना रहा है क्वेश्चन, पता नहीं गलती लग रही है, फिर लगता है ना। सबसे सरल प्रश्न में से एक ही है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आपका तो मतलब बेड़ा पार हो गया आपका। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, यह प्रश्न सरल लगता है, लेकिन केशव चंद्र सेन है ब्रह्म समाज के तीसरे और सबसे प्रभावशाली नेता है। और ये देवीनाथ ठाकुर एंड टैगोर के शिष्य थे। 1865 में ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी। तो केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और महिला शिक्षा, विवाह, विधवा वायन, इसके अलावा इन्होंने नव विधान धर्म की स्थापना भी की हुई थी।
उन्होंने इंग्लैंड में व्याख्यान दिए थे और पुत्री के विवाह हो गया था, तो इसके कारण उन्होंने फिर बाद में साधारण ब्राह्मण समाज की भी स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को सही मिलान करें। रामकृष्ण मिशन 1897 सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेद समाज, प्रार्थना समाज 1868 सही है। जो चीज़ मुझे पता है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ एक-एक करके। तो सबसे पहले आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की हुई थी। तो ए का पहला, ठीक है। फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ही हुई थी। तो बी का दूसरा। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में ही। तो सी का तीसरा। और उसके बाद आता है बेल समाज की स्थापना 1864 में और डी का चौथा। तो A1, B1, C1, D1, ए नंबर इसका सही है। 1857 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में की हुई थी। थियोसॉफिकल और 1882 में जो है इसका मुख्यालय एक था वो अडयार में, मद्रास में स्थापित हुआ। अडयार, मद्रास में। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की हुई थी। और बेल समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की हुई थी 1864 में, मद्रास में की हुई थी। मद्रास में की हुई थी। सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए इम्पोर्टेंट सारे के सारे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। एकदम सही है एकदम। सर सैयद चाहते थे कि मुस्लिम समुदाय आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजों के साथ सहयोग करें। ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है। और किसने की हुई थी? ए की हुई थी सर सैयद अहमद खान ने, और जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुई थी। और 1920 में इसका नाम बदला गया था। 1920 में इसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो जो उसका उद्देश्य था वो आपने पढ़ लिया है। और सर सैयद अहमद खान की जो बुक का नाम था, तो इनकी पुस्तक का नाम था, पुस्तक जो थी वो थी लॉयल लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इनकी बुक्स का नाम था, जो कि बेसिकली ये मुस्लिम की वफादारी का सिद्ध करने का प्रयास था कि अंग्रेजों के प्रति मुस्लिम कितने वफादार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12वां। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिला मजदूर आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में होता है। और जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन है ये फरवरी मार्च 1918 में, फरवरी मार्च 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो भी 1918 में। और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में होता है। तो अपडेट के आधार पे इन चीज़ों को हम लोग बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह जो पहले नंबर पे है। फिर आता है अहमदाबाद में मिला मजदूर आंदोलन जो तीसरे नंबर पे है। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह 2। और फिर आता है लॉरेट सत्याग्रह यानी कि 4। तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 और 4। गांधी जी ने जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था इसमें सबसे पहले ही भूख हड़ताल का प्रयोग किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया हुआ था? ये तो क्वेश्चन सर यार क्या ही है। बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर। अब पढ़ लो बाद में जो भी है इसका। हाँ, यहाँ पर जो वास्तविक नेतृत्व था यानी कि जो उसका सैन्य नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे? बख्त खान। ये जरूर याद करना है। बख्त खान इसके वास्तविक नेतृत्व करता थे, सैन्य नेतृत्व करता थे। ठीक है। बहादुर शाह जफर थे वो केवल नाम मात्र के नेता थे, एक प्रकार से गए और घोषित कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मल्ल मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया हुआ था। 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया हुआ था। और मेरठ के विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो बिल्कुल सही है ये। जो 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट जो बैरकपुर छावनी है, लेफ्टिनेंट बॉग में हमला किया हुआ था सबसे पहले, तो ये भी एकदम सही है। और दूसरा मेरठ के विद्रोह में 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो मेरठ में 10 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ, प्रारंभ हुआ, उसके बाद 85 भारतीय सैनिक थे। उन्होंने जो एनफील्ड राइफल्स थी उसमें कारतूस भरने से साफ-साफ मना कर दिया हुआ था। बाद में ये युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो कुल मिला के
क्रांति प्रारंभ हो गई थी, 1857 क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ की घेराबंदी के दौरान कौन-सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके दौरान लखनऊ की घेराबंदी की गई थी। उस दौरान कौन-सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो उस दौरान जो पहली घेराबंदी होती है, वो जून 1857 की होती है। जो सर हेनरी लॉरेंस थे, सर हेनरी लॉरेंस, उनके द्वारा इसकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु हो गई थी। सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। बाद में जब इनकी मृत्यु के बाद जो इसकी ज़िम्मेदारी जो है, वो किसको दी गई थी? सर कॉलिन कैंपबेल को दी गई थी। सर कॉलिन कैंपबेल को दी गई थी। कॉलिन कैंपबेल को दी गई थी, जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया गया था बाद में। ठीक है? फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। ये विद्रोह होते हैं, किसान विद्रोह हैं आपको और आदिवासी विद्रोह हैं ये। तो इनको याद करना है, किसान विद्रोह और आदिवासी विद्रोह। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो मैं कहूँगा लूसेंट उठाओ और उसका रिवीजन कर लो। किसान विद्रोह और आदिवासी विद्रोह। बाकी मैंने एक मॉनेस्ट्री की वीडियो बनाई हुई है पहले, उसमें भी कवर किए हुए थे। सीएचएसएल के लिए मैं सोच रहा था एक वन शॉट वीडियो बनाऊँ, अगर आप कहेंगे तो ज़रूर बना दूँगा। बाकी मॉनेस्ट्री की स्पेशली, सीजीएल के टाइम तक तो अभी पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है? तो नील विद्रोह जो है वो हुआ था 1859 से 60 में हुआ था, नील विद्रोह 1859-60 में। और नील की खेती को लेकर हुआ था, नील की खेती जो थे किसान के विद्रोह कर दिया था। और सन्यासी विद्रोह जो है वो हुआ था 1770-1800 में। और दक्कन के जो दंगे हैं वो 1875 में हुआ था। और इसके बाद मोपला विद्रोह है वो 1921 में ही हुआ था। तो ए का जो है वो है दूसरा, ए का दूसरा। इसके अलावा सन्यासी विद्रोह है जो बी का तीसरा, बी का तीसरा। इसके बाद जो दक्कन दंगे हैं वो सी का पहला। और इसके बाद डी का चौथा, डी का चौथा। तो ए का दूसरा सही है, बी का तीसरा सही है, सी का पहला सही है और डी का चौथा सही है। मतलब ए नंबर इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान तिनघटिया प्रथा से परेशान थे। हाँ, बिल्कुल सही है। जो सबसे पहले जो था वो 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। बिल्कुल सही है। एक राजकुमार शुक्ल थे, तो उन्होंने इसको इनवाइट मतलब गांधी जी को इनवाइट किया हुआ था। और चंपारण में जो नीलगिरी खेती तिनघटिया परेशान थे, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब जो तिनकटिया प्रथा थी, तो बेसिकली ये जो थी कि किसान जो थे ज़मीन से 3/20 हिस्से में अनिवार्य रूप से खेती जो है वो करनी पड़ती थी। मतलब किसान थे कि उनको कोई खेती करनी है, लेकिन उसके 3 हिस्सा, अगर 20वाँ हिस्सा है कोई भी, तो उसको 3 हिस्सा आपको खेती जो है वो नील की करनी पड़ेगी। नील की खेती करनी पड़ेगी। अब नील की खेती क्या करती थी, जो भूमि की उपजाऊपना है उसको खत्म कर देती थी, उत्पादकता कम हो जाती थी जिसकी वजह से। और चंपारण में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष का पूछ रहा है नाम। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आगा खान तृतीय, आगा खान तृतीय। और जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। उसके पहले अध्यक्ष आगा खान तृतीय थे। और बाद में जो इसकी स्थापना है, जो मतलब इसकी स्थापना है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, नवाब सलीमुल्लाह थी इसकी महत्वपूर्ण स्थापना थी, पर उसके अध्यक्ष वो नहीं बने हुए थे। और जो नवाब मोहसिन उल मुल्क थे इसके सचिव थे। ठीक है? और सर सैयद अहमद खान की जो मृत्यु है वो 1857 में ही हो चुकी थी, तो इनका तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालानुक्रम मतलब 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और फिर मार्ले मिंटो सुधार है जो, वो कब आया था? 1909 में। हम मैं ऐसे लगाते चलता हूँ। लखनऊ समझौता जो है, होम रूल आंदोलन की स्थापना 1915-16 में हुई थी। और इसके बाद ही लखनऊ समझौता होता है 1916 में। तो सबसे पहले जो है 1907 पहला नंबर, फिर उसके बाद चौथा नंबर, उसके बाद आपका तीसरा नंबर और उसके बाद दूसरा नंबर। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी कि ए नंबर इसका सही है। और जो सूरत अधिवेशन है था वो इसकी वजह से हुआ था। कांग्रेस में जो नरमपंथी और वामपंथी थे उनके बीच में कई सारे मसले थे, तो उसकी वजह से विभाजन हो गया था। और जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके बाद जब होम रूल आंदोलन हुआ तो नरमपंथी और वामपंथी के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था एक प्रकार से, तो यहाँ पर ही। और
यहाँ पर एक और 2 समझौते हुए थे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था ये वाला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी था। और लखनऊ अधिवेशन कह सकते हैं होम रूल में, तो उसके बाद हुआ था, जो नरमपंथियों और वामपंथियों के बीच में। फिर आता है प्रश्न नंबर 20वां, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था? वंदे मातरम की लोकप्रियता, यह रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। हाँ, ये सही है, आनंद मठ से लिया गया था। तो जो इसकी लोकप्रियता, जो मतलब स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम नहीं गाया गया था, जनगण मन गाया था, राष्ट्रीय गीत। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जा रहा था। जनगण मन तो देखो 1911 में लिखा गया था, है ना? और जो स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम गीत है, ये पहले ही लिख दिया गया था। और तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड रवीन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि की वापस कर दी थी। एकदम सही है ये वाला। और इस घटना की जांच के लिए हंटर्स कमीशन का गठन हुआ था। ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है। अब हंटर कमीशन का गठन सिर्फ एक नाम मात्र के लिए था कि गठन करिए, और उसने क्या किया कि बोल दिया कि हाँ हुआ है, कोई इशू नहीं है। तो कांग्रेस ने मतलब एक प्रकार से सरकार ने लोगों की मन की स्थिति को बदलने के लिए कोशिश की हुई थी। और जो है कांग्रेस ने एक प्रकार से इसका जो हंटर कमीशन है, इसका बहिष्कार किया। उसके बाद एक अलग से जांच आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की हुई। मदन मोहन मालवीय ने की थी। अब जब हंटर कमीशन गठन किया, तो हंटर कमीशन ने कुछ तो जाँच की, उसने जाँच की तो बताया 200-300 लोग खत्म हुए भई, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी बहुत निंदा कर दी, और बहुत कुछ नहीं हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये तो जग जाहिर है, चूरा-चोरी कांड की बात हुआ था, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मी की डेथ हो गई थी। और कब किया हुआ था? 5 फरवरी को ये पूरा जो चोरा-चोरी कांड है 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और जो है 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लिया हुआ था। और इसमें जो चोरा-चोरी कांड है, इसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मृत्यु हो गई थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन, अकाली आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता के नाम पूछे गए हैं। वहाबी आंदोलन, जमायत उल उलेमा, इन सबके प्रमुख कौन थे? तो सबसे पहले आता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में अली बंधु थे, ये तो बिल्कुल सही है। तो ए का दूसरा, फिर बी का कौन-सा है? बी अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन के होना चाहिए मास्टर तारा सिंह। तो बी का तीसरा। और इसमें वहाबी आंदोलन का होना चाहिए सर सैयद अहमद बरेलवी, मतलब सी का चौथा। और इसके बाद डी नंबर जमीयत उल उलेमा, इसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो डी का पहला। तो इसका जो सही आंसर वो हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध हुआ था। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए तो व्यापक विरोध हुआ था। तो ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रही है। कोई भारतीय सदस्य नहीं होने की वजह से इसका व्यापक विरोध हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। साइमन जो कमीशन है वो 1928 में आया हुआ था, ठीक है। और इसका जो कारण था, देखो जब 1919 का एक्ट आता है, ठीक है, जब 1919 का एक्ट आता है उसमें बोला गया था, तो उसमें से कुछ जो सुधार थे उसकी एक प्रकार से दोबारा रीचेक करने के लिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत पर, उसको देखने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था। उसमें खुद इसका लिखा हुआ था कि एक कमीशन का गठन किया जाएगा, तो साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, गांधी निर्बंध समझौता, दांडी यात्रा और पहला गोलमेज सम्मेलन। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो कब आया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, आया था। और गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, मतलब 1931 को हुआ था। और दांडी यात्रा जो है, तो दांडी यात्रा 30 मार्च, मतलब 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी 1930 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन है जो, वो 1931 में हुआ था। 1930 से लेकर 1931 तक चला। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1 नंबर। फिर बाद में इसके बाद जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था या दांडी यात्रा हुई थी,
तो सबसे पहले हुआ था दांडी यात्रा, तीसरा नंबर, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ था, चौथा नंबर, उसके बाद गांधी अर्बन समझौता हुआ था, दूसरा नंबर। तो 1, 3, 4, 2 इसका सही आंसर है, ए नंबर सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फेडरल गवर्नमेंट किस स्थान पर स्थापित हुई थी? सतारा महाराष्ट्र में भी हुई थी, तामलोक पश्चिम बंगाल में हुई थी, बलिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, मतलब सभी जगह पर हुई थी, इसका सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1912 में प्रारंभ हुआ था, और जो सतारा महाराष्ट्र में है तो वाईबी चौहान और नाना पाटेल के नेतृत्व में हुई थी। प्रति सरकार की स्थापना कौन सी प्रति सरकार की स्थापना हुई थी? कौन? वाईबी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। तामलुक सरकार जो है, जो पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी, यहाँ पर सुशीला दीदी और सतीश सामंत थे। तामलुक जातीय सरकार बोलते हैं इसको, तामलुक जातीय सरकार, जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, जिसमें सुशीला दीदी और सतीश सामंत थे। सुशीला दीदी और सतीश सामंत थे। उत्तर प्रदेश की जो बलिया सरकार थी, यहाँ पर चित्तू पांडे का नेतृत्व कर रहे थे, चित्तू पांडे नेतृत्व कर रहे थे। स्वतंत्र सरकार स्थापना की हुई थी, तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के छपरा में हुई थी, उड़ीसा के तिलचर में भी सामंत सरकारों की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 27वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन योजना में भारत के 3 समूहों में बांटने का प्रयास किया गया था। तो एकदम सही है, 3 समूहों में बांटने का प्रयास किया गया था। इस योजना के अनुसार रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प था। तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प था, तो इसमें नहीं था, दूसरी योजना थी उसमें था। ठीक है, तो कैबिनेट योजना में था, कोई विशेष प्रावधान नहीं था कि भाई जो वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो, भारत की उसके लिए बाद में बोल दिया गया था कि भारतीय संविधान अधिनियम आया था। तो जैसे यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, कैबिनेट मिशन योजना में सिंपल 2 विकल्प थे कि भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, ऐसा नहीं था, कोई भी रियासतों के लिए नहीं था। सीधा है, 3 समूह में बांटेंगे, एक भारत होगा, पाकिस्तान होगा, रियासतों में बटा होगा, सिंपल सा है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा था कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, तो उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया। प्रावधान में ये जोड़ा गया कि जो रियासतें हैं, वो भारत में शामिल हो सकती हैं या पाकिस्तान में हो सकती हैं, वो कहीं पे भी हो सकती हैं शामिल। कुल मिला के ये रखा गया था। बाद में जो यहाँ पे चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो कि कौन-कौन से 3 समूहों में बाँट दिया गया था। समूह ए हिंदू बहुल प्रांत थे, समूह बी पूर्वी मुस्लिम बहुल प्रांत लाइक लाइक बंगाल, असम, और समूह सी पश्चिमी मुस्लिम बहुल प्रांत थे, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान थे, ये शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे और इसका पुनर्गठन किसने किया हुआ था? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे और इसका पुनर्गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया हुआ था। तो बिल्कुल सही है, किसने? रास बिहारी बोस ने स्थापना की हुई थी इसकी, और सुभाष चंद्र बोस जब वापस वहां पे गए तब उन्होंने पुनर्गठन की हुई थी। तो जैसे सबसे पहले जो है कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी संस्थापक थे। कैप्टन मोहन सिंह इसके सबसे पहले संस्थापक थे, 1942 में स्थापना की हुई थी। लेकिन जो वास्तविक रूप से संस्थापक थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस। कैप्टन मोहन सिंह को तो जेल में डाल दिया था पहले, देखो उन्होंने मतलब बात चलाई, जापानियों ने बहुत सारे मतभेद थे, तो उन्होंने उसको अलग कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस गए, और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया, यानी पुनर्गठन किया, और उसको एक नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने 2 नारे दिए। सबसे पहले दिल्ली चलो का नारा दिया, उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। और इसमें एक महिला सैनिकों के लिए रेजिमेंट थी, महिला सैनिकों के लिए रेजिमेंट थी, जिसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट एक रेजिमेंट थी जो महिला सैनिकों के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली निम्नलिखित का सही मिलान करें। बारदौली सत्याग्रह है, बायकॉम सत्याग्रह है, गुरु वयूर सत्याग्रह है, टी के माधवन, और महार सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये तो आपको आंसर पता ही होना चाहिए, इसका पहला ही नंबर आंसर होगा, 100% होगा भाई, गलती नहीं हो सकती ना ये, क्योंकि सबसे सरल तरीका होता है, ए का पहला, बी का तीसरा
और सी का दूसरा, डी का चौथा। अब ए का पहला कौन है? बारडोली सत्याग्रह है। ए का पहला वल्लभ भाई पटेल। बाय कौन सत्याग्रह है? बी का तीसरा टी के माधवन। गुरुवायूर सी का दूसरा के कलप्पन और महार सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपको दो तो ये पता होंगे ही होंगे, एक बारडोली सत्याग्रह और डी, डी का चौथा। तो इस तरीके से आप इसको इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हो और इसके आंसर को सही कर सकते हैं। अब जो बारडोली सत्याग्रह है, तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया हुआ था? वल्लभ भाई पटेल में, जहां उन्होंने सरदार की उपाधि मिली हुई थी। वहीं जो वायाकॉम सत्याग्रह है 1924-25 में हुआ था। केरल में अस्पृश्यता के खिलाफ हुआ था और इसका नेतृत्व जो है वो टी के माधवन ने किया हुआ था। फिर आता है गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर सत्याग्रह के कलप्पन ने किया हुआ था, इसका नेतृत्व के कलप्पन ने किया हुआ था। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में हुआ था, 1931 और 32 में हुआ था। उसके बाद आता है मार सत्याग्रह, जो कि 1927 में हुआ था। मार सत्याग्रह और भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बेसिकली दलितों के लिए हुआ था ये वाला, क्योंकि उनको पीने की लड़ाई थी, पानी की पीने नहीं मिलता था। मतलब देते नहीं थे लोग, इतने गंदे लोग थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में त्रिपुरी संकट हुआ था? कांग्रेस की तरफ सिंपल सा है यार, त्रिपुरी अधिवेशन में होना ही चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो वहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे और गांधी जी के जो समर्थक थे उनको तो जो सुभाष चंद्र बोस है, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर फॉरवर्ड लेवल ब्लॉक की स्थापना की हुई थी। अब मैं इसको अगर डिटेल में समझाने जाऊँ तो सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति थे, जैसे यहाँ पर 2 लोग थे, 2 लोग चुनाव लड़ रहे, सुभाष चंद्र बोस और एक थे गांधी जी के समर्थक, 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी समर्थक मतलब भाई गांधी जी का एक तरफ़ा निर्णय होना चाहिए, लेकिन यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी जीत रहे हैं। तो सेकंड टाइम भी सुभाष चंद्र बोस जी के जब ऐसे मतभेद हुए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, एक प्रकार से संकट खड़ा हो गया था और कुल मिला के फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी, ठीक है? और इसके बाद जो है यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे, तो त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेसी सरकारों के इस्तीफे का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो भारत को बिना सहमति के युद्ध में शामिल कर लेना, हाँ यही कारण था, यही बिल्कुल सही कारण था। पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना, उस टाइम पे तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अंग्रेजों के दमन कर की नीति, ये भी नहीं था, अंग्रेज संकट ऐसे कुछ भी नहीं थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो सितंबर 1939 में आरंभ होता है। सितंबर 1939 में आरंभ होता है, जब जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, लिनलिथगो थे, इन्होंने भारत से पूछा नहीं और बोल दिया कि भारतीय जो है ना, भारत है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो प्रांतीय सरकारें थी, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और कुल मिला के कहा क्या किया, जो सरकार थी उनसे इस्तीफा दे दिया था। और लगभग 8 प्रांत थे, 8 प्रांत थे जहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था। तो कौन-कौन से प्रांत थे? बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम थे। यहाँ पर ये दिया गया था। और ये कब दिया हुआ था? तो सितंबर 1939 में हुआ, तो नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। नवंबर 1939 में इस्तीफा दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रिप्स मिशन 1900, अब देखो यहाँ पर शिमला सम्मेलन का दिया ही है, डेट दिया है, कोई इशू नहीं है। और क्रिप्स मिशन है जो वो 1942 में आया था, मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था, 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। और जो कैबिनेट मिशन है वो मार्च जून 1946 में आया हुआ था। तो 1946 में सबसे पहले कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है क्रिप्स मिशन पहला, फिर उसके बाद दिख रहा है भारत छोड़ो आंदोलन तीसरा, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है शिमला सम्मेलन मतलब दूसरा, और उसके बाद आपको चौथा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए नंबर इसका सही आंसर है। जो शिमला सम्मेलन है ये किसके द्वारा बुलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के द्वारा बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए मुंडा विद्रोह के उलगुलान को नाम से जाना जाता है और बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन को महान अशांति कहा था। तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर है, बिल्कुल एकदम सही है इसका आंसर। क्यों है ए आर सही है? तो उलगुलान मतलब विदेशियों के प्रति था, स्थानीय भाषा में कहा जाता था।
और 1899 1900 में हुआ था, जो महाशांति को लेकर था। और यहाँ पर सिंपल सा था, जो बिरसा थे, आदिवासी लोग थे, उनको धरती बाबा यानी पृथ्वी पिता कहते थे, और जो एक प्रकार से धार्मिक समता सामाजिक न्याय के खिलाफ था। और इसका जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर का पठार था, बिरसा मुंडा आंदोलन था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, झारखंड में बेसिकली, मुंडा जनजाति की जो। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका कूका आंदोलन के थे तो गुरु राम सिंह, और धार्मिक और स्वदेशी आंदोलन था। धार्मिक और स्वदेशी आंदोलन था कूका। कूका आंदोलन बेसिकली इसको कूका आंदोलन को जो है नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। नामधारी आंदोलन कहते हैं। और इसकी स्थापना सिंपल है, गुरु राम सिंह ने की हुई थी, और कब की हुई थी? 1816 से लेकर 1885 तक, 85 तक चला हुआ था। और मूल रूप से जो था कूका आंदोलन था, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, एक धार्मिक सुधार आंदोलन था और इसमें राजनीतिक और आर्थिक तत्व भी पाए गए थे। तो कूका में बेसिकली क्या कर रहे थे लोग ना, विदेशी वस्तुआँ थी जो उनका बहिष्कार कर रहे थे, जो गौवध हो रहा था उसका भी बहिष्कार कर रहे थे, इसके अलावा सरकारी नौकरी, अदालत, पोस्ट ऑफिस, इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे। जो उस टाइम पे अफ़ीम, तम्बाकू, शराब मिलते थे उनका भी विरोध कर रहे थे। और 1872 में इन्होंने क्या किया, 1872 में गुरु राम सिंह को रंगून के लिए निर्वासित कर दिया था अंग्रेजों ने। रंगून के लिए निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावना विद्रोह किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष था। यह विद्रोह 1873-76 के बीच बंगाल में हुआ था। तो सही है, ये पावना विद्रोह बेसिकली बंगाल में नहीं, उड़ीसा के क्षेत्र में भी हुआ था, और कई बार कहते हैं बंगाल के पावना क्षेत्र में भी हुआ था। ऐसा प्रकार से, क्योंकि उस टाइम पे कुछ क्षेत्र ऐसे ना सब लोग एक-दूसरे से मिले हुए हैं, तो कई सारे इतिहासकार हैं, उन लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर संघर्ष कि आखिर हुआ कहाँ पे, क्या था। तो कई बार बंगाल भी लिखा होता है, उड़ीसा भी लिखा होता है। सो आपको डिसाइड कर लेना उस टाइम पे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ना ही बेहतर होता है। ठीक है? इसका बेसिकली आंसर ए, 1 और 2 दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। संस्थाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह, खासी विद्रोह। अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको 100% पता है, ए नंबर। तो ए का दूसरा, मतलब संस्थाल विद्रोह 1850-55 से 56 में हुआ था, याद कर लेना है। कोल विद्रोह है, बी का पहला है, 1831-32 में हुआ था। मेरे साथ भी बोलो, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। भील विद्रोह जो है वो हुआ था 1818-48 में हुआ था, और डी खासी विद्रोह है वो 1822-21 में हुआ था। संस्थाल विद्रोह है जो वो सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। और जो कोल विद्रोह है 1831-32 में हुआ था। ठीक है? कहाँ पर? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व, जो कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया हुआ था। और जो भील विद्रोह है ये 1818-28 में हुआ था, राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में। और जो खासी विद्रोह है, आपको पता है गासी छैन जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में मिलती हैं, तो 1822-21 में हुआ था, और उसका नेतृत्व तीरोथ सिंह ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगों का मुख्य कारण क्या था? दक्कन दंगों का मुख्य कारण 1875 में हुए थे दक्कन दंगे। इसका मुख्य कारण था मारवाड़ी साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। यही एक मुख्य कारण था। जो कि दक्कन दंगे थे, ये कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और इसका जो मुख्य क्षेत्र था, तो पूना और अहमदनगर। पूना और अहमदनगर इसका प्रमुख क्षेत्र था। अहमदनगर प्रमुख क्षेत्र था। और जो यहाँ पर जो किसान थे, एक कपास की खेती करते थे। कपास की खेती करते थे, और एक कपास की खेती से जो किसान थे साहूकारों से कर्ज लेते थे। अब कर्ज लेते थे तो कई बार ऐसा हुआ, जब अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो कपास की कीमत गिर गई। कपास की कीमत गिर गई तो जो किसान थे वो संकट में पड़ने लगे, क्योंकि मुख्य खेती का जो साधन है वो कपास ही है। तो साहूकारों ने यहाँ पे क्या किया, उसका ब्याज बढ़ा दिया, और जो कर्ज लिया हुआ था। अब देखो यहाँ पर एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, तो इस चीज को समझ जाओगे बहुत आसानी से। देखो, जैसे किसान है, उसके पास एक जमीन है। अब उसको यहाँ पर कपास की खेती करने है। जब उसको कपास की खेती करना है तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए। तो जब पैसे चाहिए तो ये किसके पास जाएगा? एक साहूकार के पास जाएगा। किसान साहूकार के पास गया, उसने वहां से कुछ मनी ले ली। कुछ मनी ले ली, उधार ले लिया, तो उसमें ब्याज मान लो अभी 8% था। 8% था। अब यहाँ पर एक अमेरिका है। जब अमेरिका कंट्री है, यहाँ पर कपास का मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो एक आयात कहाँ से कर रहा है? भारत से कपास का आयात कर रहा है। तो एक किसान यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कपास गृह युद्ध की स्थिति हो गई। जब उत्तर और दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध होने लगा,
तो उच्च दृष्टि में तो कपास की निर्यात कम हो गया भारत से। जब निर्यात कम हो गया तो किसान अब किसको सेलिंग करें? जब किसान सेलिंग नहीं कर पाएँगे, तो जो साहूकार थे इन्होंने 8% की जगह पे 10 या 15% तक ब्याज लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से जो था यहाँ पर दंगे प्रारंभ हो गए। किसानों ने जो साहूकार थे उनकी दुकानों पर हमला किए, घरों पर हमला किया और उसको लूट लिया था। तो एक प्रकार से और इस टाइम पे एक एक्ट पारित होता है 1879 में, इसका नाम था दक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट रिलीफ एक्ट पारित किया गया था, जिसके माध्यम से किसानों को शांत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालानुक्रमों को व्यवस्थित करें। अब कालानुक्रम में सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में हुआ था। ज्वार विद्रोह जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। नील विद्रोह जो है वो 1859-60 में हुआ था और सन्यासी फकीर विद्रोह जो है वो 1770 और 1800 के मध्य हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको रखना है, सबसे पहला कौन-सा होता है? तो यहाँ पर टाइमलाइन देखो तो सबसे पहले जो हो रहा है वो 1770-1800 में, मतलब 4 नंबर पहला। फिर उसके बाद कौन-सा हो रहा है? रंगपुर विद्रोह हो रहा है, तो मतलब पहला। इसके बाद फिर आता है आपका कौन-सा हो रहा है? 1859-60 में। नहीं, 1798-99 मतलब ज्वार विद्रोह दूसरा और इसके बाद आता है आपका तीसरा। तो 4, 1, 2, 3 मतलब इसका ए नंबर सही है। यहाँ पर पढ़ लीजिए, सन्यासी विद्रोह सबसे लंबा चला था। इसका बंकिम चंद्र उपन्यास से चित्रित किया गया है सन्यासी विद्रोह में। रंगपुर विद्रोह है जो दयाराम की अगुवाई में हुआ था और ज्वार विद्रोह जंगल के महल क्षेत्र में हुआ था। और नील विद्रोह दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण के कारण प्रसिद्ध हुआ था। और इसे विद्रोह के कारण से हुआ था, सभी की अलग-अलग नीतियाँ थी। फिर आता है 79वें नंबर, कथन ए, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में था। और सैयद अहमद बरेलवी ने यहाँ इस्लामी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया हुआ था। तो एकदम बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। तो ए, आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो बेसिकली जो वहाबी आंदोलन जो था वो बेसिकली उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था, मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था। और जो सैयद अहमद बरेलवी थे, इनका मुख्य यही था कि यहाँ पर एक इस्लामी राज्य की स्थापना की जाए, इस्लामी क्षेत्र की स्थापना की जाए। और इन्होंने जो प्रयास किया था वो 1826 में किया हुआ था। कहाँ पे? उत्तर-पश्चिम वाले क्षेत्र पर, ठीक है? और यहीं पर बालाकोट में जो है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, सिख और अंग्रेज़ों के बीच में। जिहाद की घोषणा फैला दी थी। जैसे सिख हैं और अंग्रेज़ हैं, उनके बीच में एक लड़ाई, दंगा फैला दिया था। तो 1806 में सिख सेना उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से कौन ब्रिटिश थे? अब ये तो बहुत सिंपल है यार। ये वही हूँ, यही तो ब्रिटिश था ही महात्मा गांधी जी। बाकी दादा भाई नौरोजी जी, भारतीय अ, विमल चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सब लोग भारतीय थे। तो 1885 में हुई थी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कहाँ मुख्यालय था? मुंबई में था, संस्कृत कॉलेज था। इतना याद कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापक थी। होम रूल लीग की संस्थापक थी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। उन्होंने मद्रास में उन्होंने मद्रास में होम रूल की स्थापना की हुई थी। ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। तो एक-एक दोनों सही हैं। यहाँ पर एक चीज़ और रखना, जो अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना होती है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो पूना में करते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और जो दूसरा है वो होता है सितंबर 1916 में, जो कि स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। होम रूल की स्थापना कब? सितंबर 1916 में। और यहाँ जो स्थापना होती है मद्रास यानी कि अडयार में हो जाती है, मद्रास के अडयार में। यहाँ पर स्थापना की जाती है और दोनों का उद्देश्य ये थी कि स्वशासन की स्थापना करना। और जो इन्होंने मतलब हम एनी बेसेंट हैं, इन्होंने एक समाचार पत्र की निकालती थी न्यू इंडिया के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। लाहौर षड्यंत्र केस, रामप्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड, भगत सिंह, चटगांव सत्याग्रह कांड, सूर्यसेन और अलीपुर बम केस, अरविंद घोष। तो डी का चौथा सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो भगत सिंह इससे जुड़े हुए थे और राजगुरु और सुखदेव जुड़े हुए थे। तो ए का आपका दूसरा है।
और काकोरी कांड जो कि राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें, आप शहीद मूवी देखना, उसमें आपको इस कुछ चीज़ें, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे आपके। तो बी का पहला। इसके अलावा सी चटगांव शास्त्रागार, तो सुरसोन के द्वारा हुआ था, तो सी का तीसरा। और उसके बाद जो है डी का चौथा, अलीपुर षड्यंत्र केस, मतलब अरविंद घोष के द्वारा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कहाँ की हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल ने की थी अमेरिका में। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। लाला हरदयाल ने अमेरिका में की हुई थी। और कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। और जिसका पूरा नाम था उस टाइम पे गदर पार्टी का, तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट इसका पूरा नाम था। बाद में से गदर पार्टी, क्योंकि एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था गदर, उसी के नाम पर इसका पूरा नाम गदर पार्टी पड़ा हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे, वो गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना, कई बार इस चीज में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके ये अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार कर दिया हुआ था? तो डोमिनेट स्टेट्स की बजाय पूर्ण स्वराज की मांग, युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव, और प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार, और तत्काल स्वतंत्रता देकर युद्ध के बाद देने का वादा। हाँ, ये भी एक कारण था। बिल्कुल सही कारण है कि भाई उन्होंने बोला कि आप अभी द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, हम आपको उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त कर देंगे। तो कांग्रेस ने बोला नहीं, हमको अभी के अभी तुरंत सरकार चाहिए, वास्तविक सत्ता चाहिए वो भी। अब ये नहीं चाहिए कि उन्होंने बोला कि पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने किस प्रस्ताव के लिए वर्ड यूज़ किया? इसका नाम था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, मतलब आप अभी ये बोल रहे हो कि आपका हम साफ मदद कर रहे हैं, बाद में आप दोगे स्वतंत्रता या नहीं दोगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है आपके पास। तो पोस्ट डेटेड चेक था। 45 नंबर क्वेश्चंस है, निम्नलिखित कालानुक्रम को व्यवस्थित करें। ऊना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, गांधी अम्बेडकर बातचीत, नर्मदा जेल में गांधी जी का अमरण अनशन। तो कम्युनल अवार्ड जो है वो 1932 में, 16 अगस्त 1932 को। यहाँ पर थोड़ी-सा वो है, बहुत सूक्ष्म जानकारी है यहाँ पे, क्योंकि सारी घटनाएँ 1932 में ही होती हैं। ऊना एक्ट हो, चाहे कम्युनल अवार्ड हो, गांधी अम्बेडकर बातचीत हो, या नर्मदा झील का गांधी में अमरण अनशन हो, तो बहुत सूक्ष्म घटना है। तो पूना पैक्ट जो है, तो पूना पैक्ट जो होता है वो 24 सितंबर 1932 को होता है। और कम्युनल अवार्ड जो है वो होता है 16 अगस्त। यहाँ पर महीने के माध्यम से आपको पहचानना है। 16 अगस्त 1932 को। और यरवदा जेल में, यानी गांधी अम्बेडकर बातचीत है, वो सितंबर 1932 में ही होती है। सितंबर 1932 में हो रही है। और यरवदा जेल में जो है गांधी जी का अमरण अनशन हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ये होता है 20 सितंबर को प्रारंभ, 20 सितंबर 1932 को। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि जब कम्युनल अवार्ड आया, तो कम्युनल अवार्ड मतलब मतलब क्या, दलित वर्गों को जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जो प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें सिंपल सा था कि जो दलित वर्ग है उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। तो ये कम्युनल अवार्ड था। तो जब ये आया, कम्युनल अवार्ड आ गया। कम्युनल अवार्ड आने के बाद भाई एक प्रकार से गांधी जी से वो नहीं हुए, वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, कह सकते हैं, उन्होंने मतलब इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। जब गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया इसको, तो इन्होंने यरवदा जेल में अमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। सो इसका चौथा नंबर था। जब चौथा नंबर आया, फिर उन्होंने क्या किया कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में बातचीत प्रारंभ होती है। गांधी अम्बेडकर की बातचीत प्रारंभ हो गई। बातचीत प्रारंभ होने के बाद उन्होंने एक सिग्नेचर किए पूना पैक्ट में। तो पूना पैक्ट आया। सो 2, 4, 3, 1, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा विभाजन का प्रावधान है? मतलब विभाजन का कौन सा प्रावधान था? तो वो धारा थी धारा 1। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान एक अलग से स्टेट बना हुआ था। और जो धारा 2 है, तो धारा जो था वो 2 थी, वो गवर्नर जनरल था जो, उसकी नियुक्ति का प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान था। वो धारा 3 में जो था, तो इसमें लिखा हुआ था ब्रिटिश संसद है जो, उसकी सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी, भारत से सर्वोच्चता समाप्त होगी। और धारा 4 में जो था वो रियासतों की स्थिति के बारे में बताया गया था, सिंपल सी था। और यह जो अधिनियम था बेसिकली
लॉर्ड माउंटबेटन था, उसकी 3 जून की योजना थी, उस पर आधारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था? तो सिंपल सा है, कांग्रेस और लीग की एकता का प्रस्ताव था ये। कांग्रेस और लीग की एकता का प्रस्ताव था और राजगोपालाचारी फार्मूला जो था 1944 में हुआ था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इन्होंने प्रयास किया था कि एकता स्थापित हो जाए। तो इन्होंने बोला था कि श्री राजगोपालाचारी ने बोला कि जैसे युद्ध खत्म हो जाता है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद एक काम किया जाएगा कि मुस्लिम जो बहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पे एक जन संग्रह करा लेते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पर बहुमत होगा, वहाँ पर एक अलग राष्ट्र की माँग वालेगा। अगर मान लो पाकिस्तानी राष्ट्र है तो बस इस बात पे, लेकिन ये भी असफल रहा और इसको भी स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेवेल योजना में कार्यकारी परिषद में भारतीय का भारतीयों का बहुमत करने का प्रस्ताव था। इस योजना में वायसराय का वीटो पावर बना रहता था। तो बिल्कुल सही है ना? भारतीयों को बहुमत करने का प्रस्ताव था और इस योजना वायसराय को वीटो पावर बना रहता था। और जो वेवेल योजना है, ये वेवेल योजना 1945 में आई हुई थी, है ना? और इसमें से 14 सदस्य जो थे, में से केवल वायसराय और कमांडर इन चीफ अंग्रेज होते थे, बाकी सब भारतीय होते थे। 2 लोग इसमें वो हैं अंग्रेज हैं और बाकी लोग जो हैं 12 लोग वो भारतीय हैं। लेकिन जो वायसराय है उसके पास वीटो पावर होता था। वीटो पावर तुम जानते ही हो कि एक मतलब बहुत मस्त शक्ति मिली हुई है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। तनकठिया प्रथा का संबंध किस फसल से था? तो इसका तो अभी मैंने बताया हुआ था, नील से संबंध था। पढ़ लीजिए तनकठिया प्रथा क्या थी, बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ। 50 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में एक ही प्रवेश द्वार था। जनरल डायर ने जानबूझकर इस्तेमाल ताकि लोग भाग ना सकें। बहुत सही है, एकदम सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो जलियांवाला बाग में जो एक दरबार था, प्रवेश द्वार था, उसी को बंद कर दिया था, उसी को चारों साइड से लिया था। और जनरल डायर ने एक बात बोली थी कि भाई मैंने इसलिए इस स्थान को चुना था और इतने सारी जगह भीड़ इकट्ठी थी, तो वो सिर्फ एक ही जगह गया, कहाँ पर? जलियांवाला बाग में, और उसने फिर वहाँ पर गोलियाँ बरसाना स्टार्ट कर दी थी। सिंपल सी बात थी। फिर आता है 51 नंबर। निम्नलिखित का सही मिलान करें। इंडियन एसोसिएशन सुनैनाथ बनर्जी, पूर्ण सार्वजनिक समारोह वाहन लोगों ने, ये अब इसको मिलाना है हमको। तो इसका जो आपको पता ही है सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, सिंपल सी बात था, ए नंबर सही आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, बाद में इसका विलय हो जाता है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसका एक खत्म हो जाता है इंडियन एसोसिएशन, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज अहमद की थी। मद्रास इंडिविजुअल्स की स्थापना गयानंद मुक्ति बोध ने की थी। गयानंद माधव मुक्ति बोध ने की हुई थी। अब यहाँ पर देखो, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 1876 में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी, महादेव गोविंद नायडू ने की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में हुई थी और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। यहाँ पर इन चीज़ों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चैतन्य दास ने की हुई थी। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो गया ए नंबर सही। मोतीलाल नेहरू ने की थी और चित्तरंजन दास ने की हुई थी। जब जैसे असहयोग आंदोलन वापसी ले लिया तो कांग्रेस में मतभेद हुए और इसकी वजह से बहुत सारे विरोध हुए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक कांग्रेस खिलाफत पार्टी की स्थापना की, जिसको स्वराज पार्टी कहा गया था, है ना? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालानुक्रम को में व्यवस्थित करें। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, पाकिस्तान प्रस्ताव, डायरेक्ट एक्शन दे, जिन्ना के 14 सूत्र हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन 1937 में हुआ था। 1937 1940 में हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो 23 मार्च 1940 को आया था। 23 मार्च 1940 को। और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को हुई थी। 16 अगस्त 1946 को। और जिन्ना के 14 सूत्र जो थे वो 1929 में। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है 1900, जिन्ना के 14 सूत्र आते हैं 4 नंबर पे। फिर उसके बाद आता है दूरराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन 1 नंबर पे। उसके बाद आता है पाकिस्तान का प्रस्ताव आ गया 23 मार्च 1940 को। बाद में अंत में डायरेक्ट सेक्शन डे, यानी जहाँ पर बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे होना प्रारंभ हो जाता है। बाकी इसको पढ़ लीजिए, जो भी है इसमें जो कुछ भी लिखा है पढ़ लिया करो। मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में पहली गिरफ्तारी किस वर्ष हुई थी?
तो दक्षिण अफ्रीका में पहली गिरफ्तारी जो हुई थी उनकी 1908 में हुई थी, पहली गिरफ्तारी दक्षिण अफ्रीका में। और ये गिरफ्तारी जो हुई थी वो बेसिकली पंजीकरण अधिनियम यानी कि ब्लैक एक्ट है उनका विरोध कर रहे थे, इसकी वजह से इनकी हुई थी। और 1906 में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह प्रारंभ किया हुआ था गांधी जी के द्वारा, और 1908 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहाँ पर इनको 2 महीने के करीब सज़ा हुई थी, ठीक है? यहाँ पे पढ़ लीजिए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और इसी यात्रा के दौरान उनको पीटर मेरिट वर्क्स है, उसके स्टेशन पर उनके साथ भेदभाव हुआ था और उनको निकाल दिया था, ट्रेन से निकाल दिया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। यह एक्ट बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान है। हाँ, बिल्कुल सही था, तभी तो इसको काला कानून कहा जाता था या काला कानून कहा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ए नंबर सही है। ए, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसी के एक्ट के बाद असहयोग आंदोलन होता है और सारी चीज़ें होती हैं, इसका विरोध जताया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था रॉलेट एक्ट के बाद ही। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा हुआ है, ना कि गवर्नर पूछा है, तो सर वेम्बीफल्ड फुलर था यहाँ पर। और जो लॉर्ड कर्जन था वो भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था। और इसी ने ही विभाजन की योजना बनाई हुई थी एक प्रकार से। और 1911 में जो है विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और इसका जो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था बंगाल विभाजन, तो स्वदेशी आंदोलन में हुआ था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की हुई थी, एकदम करेक्ट है। 1939 में की थी, एकदम करेक्ट है, ये भी सही है। त्रिपुरी अधिवेशन के समय पे मैंने अभी बताया था 1939 में। और यह कांग्रेस से अलग होकर बनाया गया था, तो बिल्कुल सही है एकदम, कांग्रेस से अलग होकर बनाया गया था। तो इसका नंबर सी नंबर। यहाँ पे पढ़ लीजिए जो भी लिखा हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण बोस का इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड के बाद किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद को फांसी दी गई थी, इनको तो दे दी गई थी। तो ये गलत है। अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को फांसी दी गई, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तो पकड़े नहीं गए थे। बाद में इनको अल्फ्रेड पार्क में मार दिया गया था 1931 में, हत्या कर दी गई थी, क्या है, एनकाउंटर कर दिया गया था उस टाइम के हिसाब से। एक प्रकार से शहीद हो गए थे चंद्रशेखर आजाद जी। राधा भारत में पहला समाचार पत्र किसने और कब शुरू किया हुआ था? तो इसका तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है, लूसेंट का सबसे फेवरेट जेम्स अगस्टिन ने 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित किया हुआ था, तो सबसे पहले शुरू हुआ था, है ना? और इसकी जो डेट थी 29 जनवरी 1780 थी, और इसको जेम्स अगस्टिन ने प्रकाशित किया हुआ था। बाकी जो 1816 में राजा राम मोहन राय हैं, तो इन्होंने बंगाल गजट शुरू किया था। बाद में 1821 में संवाद कॉमेडी है वो 1821 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है वो सर्व सुब्रकी पत्रिका प्रकाशित की हुई थी, और तिलक ने 1881 में ही केसरी किया हुआ था, तो ये भी सही है। बाकी इन चीज़ों से यहाँ पे पढ़ लीजिए। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो रंगून में हुई थी, ना दिल्ली में हुई थी, ना अंडमान में हुई थी, ना कलकत्ता में हुई थी। तो शाह जफर जो है उनको भेज दिया गया था, तब उसकी स्थापना हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। तो फाइनली हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे 60 क्वेश्चन अब आपको कल मिलेंगे। तो अगर आपको लाइव वीडियो चाहिए तो आप लाइव के लिए मुझे बता दीजिए कमेंट में, लाइव चाहिए हैं ये वीडियोज। लाइव भी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कमेंट में बताना है कि लाइव चाहिए है या नहीं चाहिए। कहाँ तक पहुँच रही हैं? अगर आपको फ्री में जीके जीएस के टेस्ट चाहिए हैं, कुछ कुल 5 टेस्ट हैं, बाकी टेस्ट भी मैं ऐड कर दूंगा, तो इसमें 10 संख्या कर दूंगा, इससे आप फ्री आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको टेस्ट अगर ज्वाइन करने हैं तो पीटीएस प्राइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। प्राइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इसको, पीटीएस के नाम से। उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और इस जो पीडीएफ है इसकी लिंक आपको मतलब पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।